हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो देखिए, वो घड़ी आ ही गई जब ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम शुरू हो गया है। जो आज हुआ था, पहला इसका एग्जाम हुआ है थर्ड शिफ्ट में 22 नवंबर 2025 को। सुबह में ऑफिस असिस्टेंट का हुआ था, तो उसका मैंने रिव्यू एनालिसिस आपको करवा दिया, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों का इसी पल के लिए इंतजार था। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें सब्जेक्ट नॉलेज से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि बीपीएम में देखिए सबसे एडवांस्ड इसका सिलेबस था सब्जेक्ट नॉलेज का। तो सभी कोई को इसका इंतजार था और इसमें बहुत एप्लीकेंट भी है। कंप्यूटर्स में कैसे सवाल पूछे गए, कुछ उसका नेचर चेंज किया गया कि नहीं, और करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चंस थे। तो चलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। देखिए पैटर्न वही है, 70 क्वेश्चन पूछे गए थे, 80 मिनट का टाइमिंग था, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। रीजनिंग इजी था, एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए मैं ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से पता करता हूँ, एक्चुअली स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट के मन में एक अलग ही ये रहता है कि भैया हमें निकल के, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में था, हर कोई बाहर से आ रहे हैं, बहुत लोगों को जल्दी से गाड़ी पकड़ के जाना था, तो उस जल्दीबाजी में जितना वो लोग बता सकते थे बता पाए। उसमें स्टूडेंट की कोई कमी नहीं थी, मतलब गलती नहीं थी। तो उन लोगों ने, एक जन ने बोला कि हाँ देखिए ऐसा ऐसा है, उसमें रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन थे जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस थे वो एकदम ईजी थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एकदम इजी है, परसेंटेज से क्वेश्चंस की संख्या कुछ थी, ज्यादा थी कंपैरेटिवली अदर सेक्शन से। डीआई के क्वेश्चन पूछे गए थे, पाई चार्ट से था। जनरल अवेयरनेस मॉडरेट जैसा अभी तक दिया जा रहा है। देखिए मॉडरेट मैं क्यों बोल रहा हूँ, हार्ड इसको क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है। अब आगे इसके प्रकार देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर जैसा उसका नेचर है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड पूछ रहा था। और सब्जेक्ट नॉलेज इजी, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स मिले उन्होंने भी ये बोला कि सर हम आपके चैनल से पढ़े हैं, तो वो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो सारा थ्योरी लग जा रहा था, मतलब वो थ्योरी दिमाग में आ जा रहा था और उसमें सीधे ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। हम लोग सीधे बोलते थे कि ये इसका आंसर है और वो टिक कर देते थे। तो क्वेश्चंस इजी था, लेकिन आप ये मत समझ लीजिए कि बीपीएम का जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो इजी होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है। नॉर्मलाइजेशन मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तभी होता है। एक शिफ्ट में इजी होगा, हो सकता है दूसरे शिफ्ट में टफ हो जाए, तीसरे शिफ्ट में वह मॉडरेट हो जाए। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग बस इन दो चीजों को, कंप्यूटर को और सब्जेक्ट नॉलेज को, जितना आप लोग बेहतर कर सकते हैं करिए। खैर कंप्यूटर के लिए तो आपको इसका जानकारी होना होगा। चलिए देखते हैं करंट अफेयर में, स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स, साइंस एंड टेक में जितना क्वेश्चन मुझे मिल पाया वही मैं बता रहा हूँ। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किस हॉकी खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभी रिसेंटली मैंने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वो बताया, उतना डिटेल में वन लाइनर फॉर्मेट में तो मैं जल्दी पढ़ाता नहीं हूँ। उसमें मैंने दिखाया है कि किन किन लोगों को मिला है यह मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। उनका नाम, किस खेल से संबंधित है, उनकी एक अलग से उपलब्धि, वो उसको अगर आप गौर करके पढ़ते हैं तभी ये सब क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। और भी जिस भी सोर्सेस पे आपको पढ़ना है, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप मैगजीन से ज्यादा बेहतर है पढ़िए इन सब चीजों को। फिर देखिए ये कुछ समझ में नहीं आया, वो बोल रहे थे ग्लेक्स मिशन करके कुछ ऐसा, लेकिन ये देखिए फ्लेक्स मिशन है। इससे संबंधित 2 प्रश्न थे। अब वो क्या था, अब एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं। जिन लोगों ने एग्जाम दिया कमेंट करके बताइएगा। इसरो और नासा का कोई समिट और कॉन्फ्रेंस था, किस जगह आयोजित की गई थी? और डीआरडीओ का भी कोई कन्वेंशन हुआ था, समिट हुआ था, उससे संबंधित भी प्रश्न थे। फिर मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का संयुक्त कोई प्रोजेक्ट था, तो वो बता रहे थे शायद रेडियो से रिलेटेड, लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो मुझे मिला नहीं। तो वो हो सकता है उनको ध्यान में नहीं होगा, लेकिन ये 3 चीज उनको याद था। मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का कुछ कंबाइंड प्रोजेक्ट था। डीआई से मैंने बताया डेटा इंटरप्रिटेशन से पाई चार्ट था, जो कि एकदम इजी लेवल का है। देखिए कंप्यूटर में वही नेचर को ये फॉलो कर रखे हैं। प्रैक्टिकल, वेयर इज द टास्क बार लोकेटेड ऑन विंडोज 10। देखिए अब यहाँ मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट समझ रहे हैं कि क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं और ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। देखिए पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं बनाऊंगा तो उसको टाइम लग जाएगा। आप ये समझिए कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। यहाँ इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ तो इंग्लिश में नहीं, एग्जाम हमेशा चाहे कोई भी हो, बेसिक लेवल का हो या एडवांस लेवल का, वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसमें ऑप्शंस भी रहते हैं। यहाँ आपको मैं बस इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टास्क बार विंडोज 10 में कहाँ लोकेटेड होता है? तो स्क्रीन के बॉटम में ही टास्क बार रहता है। पावर पॉइंट में स्लाइड्स को एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ये देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसा रहता है, जैसे मॉडल सेट में मैंने पावर पॉइंट के रिलेटेड दिया था, 3 स्टेटमेंट दिया था, उसमें फिर ये था स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, तीनों सही है या फिर कोई नहीं सही है, इस तरीके का क्वेश्चन था। फिर अलाइनमेंट एमएस वर्ड में कि ये लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है, लेकिन उसके साथ एक और टॉप, मिडिल और बॉटम अलाइनमेंट भी
उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये बोले थे थोड़ा सा टिपिकल था, जो लोग काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे उनको याद होगा, या फिर इसके बारे में थियोरेटिकली उन्होंने पढ़ा है पूरा प्रैक्टिकल बेस करके, तभी उनको ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये भी बैचेस में मैंने इसी तरीके से पढ़ाया है। मैं पीडीएफ से इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ाता हूँ, शॉर्टकट की और ये सब, क्योंकि शॉर्टकट की वही पूछे जाते हैं जो काम में आता है। Alt+ F4 का फंक्शन क्या होता है, ये विंडोज के संदर्भ में पूछ रहा था, किसी एप्लीकेशन के संदर्भ में नहीं। तो Alt+ F4 क्या करता है, आपको कंप्यूटर या फिर कोई प्रोग्राम को बंद करने का एक फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर का विंडोज 10 का जो डेस्कटॉप होता है उस पर इन सब में से कौन सा फीचर अवेलेबल नहीं रहता। वो शायद रिसाइकिल बिन था, ऐसा ही ऑप्शन में बता रहे थे, रिसाइकिल बिन था, फिर फोल्डर्स था, कुछ ऐसा ही करके था जो अवेलेबल नहीं रहता। तो डेस्कटॉप पे बाय डिफॉल्ट जो चीज रहता है आप लोग यूज करते होंगे तो जानते होंगे। चलिए एक क्वेश्चन था, व्हाट डज द एड्रेस बार ऑफ अ ब्राउजर स्टार्ट विद। तो कंप्यूटर ब्राउजर आप जानते हैं क्या होता है, वह गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स। उसमें जब हम लोग कोई वेबसाइट का एड्रेस एंटर करते हैं तो वह स्टार्ट किस चीज से होता है। उसमें ऑप्शन था HTTPS करके, और बाकी जो था वो होता ही नहीं। तो HTTPS से ही कोई भी वेबसाइट URL स्टार्ट होता है। यह एक प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक और क्वेश्चन था, देखिए टोटल 10-11 क्वेश्चन थे, जितना स्टूडेंट्स को याद था वह उन्होंने शेयर किया। वाइल ईमेलिंग समबडी, अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं तो आप उस डेटा को कैसे बचा सकते, प्रिवेंट कर सकते कि वह डेटा चोरी ना हो या फिर हैक नहीं किया जा सके। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है इनक्रिप्शन, हम लोग उसको एनक्रिप्ट करके भेजेंगे। फिर देखिए सब्जेक्ट नॉलेज, जिसके बारे में सभी को चिंता था, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ कुछ थे लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जो लोग मेरे नोट्स पढ़े हैं या फिर वीडियोस आप यूट्यूब पे अटेंड करिएगा, वो ईजिली बन जाएगा, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। CLF किस लेवल पे फॉर्म किया जाता है, BPIU किस लेवल पे काम करती है, BPIU की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विच ग्रुप इज टारगेटेड अंडर सोशल मोबिलाइजेशन, ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शन था, पुअर था, इस तरीके का कुछ। फेजेस ऑफ SSG, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, फिर स्टेबलाइजेशन होता है, फिर मैच्योरिटी, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। फिर SSG बैंक लिंकेज से भी क्वेश्चन था। अब क्या क्वेश्चन था ये तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बोला कि SSG बैंक लिंकेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। ज्यादातर क्वेश्चन NRLM से था। मैंने पूछा भी कन्वर्जन से क्वेश्चन था या नहीं था, तो बोले कि नहीं ऑप्शन में, लेकिन एक कन्वर्जेंस याद आ रहा था लेकिन उसका क्वेश्चन याद नहीं था। तो खैर वो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन का लेवल इजी था। देखिए सब्जेक्ट नॉलेज किसी में भी हो गया, सुबह के वीडियो में भी मैंने बताया था, सब्जेक्ट नॉलेज में क्वेश्चन जो है सिलेबस से बाहर नहीं पूछ रहे हैं, और वह अगर आपको थियोरेटिकल नॉलेज है, आपका उसका कंसेप्ट क्लियर है, तब आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अभी भी जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, 1-2 दिन समय है, वो लोग यूट्यूब से जितना वीडियोस देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसको रिकॉल करिए, एक बार देख लीजिए। और NRLM को खास करके, ये जो SSG होता है, SSG, VO और CLF, इनके बारे में देख लीजिए, थोड़ा सा रिवॉल्विंग फंड के बारे में देख लीजिए, और CIF, जो ये सब कैटेलिटिक फंड्स होते हैं, रिवॉल्विंग फंड और CIF, यही बेसिकली 2 फंड होते हैं कैटेलिटिक में। और भी होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में ये दिया गया है, तो हमें इसके संदर्भ में पढ़ना है। अगर साइंस एंड टेक की बात की जाए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर हम लोग साइंस एंड टेक में और करंट अफेयर में बेसिकली क्या पढ़े। तो देखिए जनवरी से लेके अभी तक का डेटा आप याद नहीं कर पाइएगा, तो ये डेटा एकदम रीसेंट का पूछ रहे हैं। जैसे ये जो खेल पुरस्कार हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो ये 29 अगस्त को अनाउंस किया गया है, तो उसी से ये पूछ रहे हैं। अब भारत रत्न पूछेंगे तो भारत रत्न तो जनवरी में हुआ है, तो आप अवार्ड्स का नाम आप देख लीजिए और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हो सकता है वो आप पढ़ लीजिए। फिर अगर साइंस एंड टेक की बात की जाए तो देखिए ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में रीसेंट उनका क्या डेवलपमेंट रहा है वो आप देख लीजिए। DRDO, इसरो, और इन लोगों का किस किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। तो इसरो का नासा के साथ हुआ है, DRDO भी कोई इंटरनेशनल एजेंसी के साथ मिलकर किसी न किसी तरीके का कोई अचीवमेंट उन्होंने किया होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्होंने किया होगा। तो ये सब चीज आप देख लीजिए, वन लाइनर बेसिस पे मत पढ़िएगा, थोड़ा सा ये डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं। बाकी और आपके पास समय है नहीं। एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए टाइम है, तो वो लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर में तो खैर वो कुछ नहीं किया जा सकता, अब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही लेना पड़ेगा। सो मैं देखता हूं, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो मैं बना दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।